हाय गाइस, मैं धीरज ठाकुर। दोस्तों, जनरली तो मैं कैट एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए क्वांट सेक्शन की आपकी क्लासेस लेता हूँ। लेकिन अगर क्वांट की बात करूँ, बेसिकली क्वांट होता क्या है? क्वांट होता है जो आपके डेली लाइफ में आप मैथमेटिक्स टर्म यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें आप कैलकुलेट करते हैं वही आपके, अगर एंट्रेंस में बात करूँ जब होके आएगी, उसी को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांट्स कहते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि भाई मैं इस यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे और यूट्यूब पे यहाँ आपके सामने क्यों हूँ? भाई सीधे सीधे से अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं यहाँ हूँ उन मेरे बेरोज़गार भाइयों के लिए जो कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और पाना चाहते हैं एक सरकारी नौकरी। लेकिन सरकारी नौकरी पाने की तलाश में जो हमारी बेरोज़गारी है और जो एजुकेशन सिस्टम है उसने उन्हें क्या दिया है, ये चीज़ जानना उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। हर बच्चे की अपनी कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है। तो जिस भी पाथ पर आप जा रहे हैं, जो आपने चूज़ किया है अपना फ्यूचर, उस पे जाने के लिए आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कि आप में क्या है और आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए और कब चाहिए। तो एक छोटे से सेंटेंस से शुरुआत करता हूँ कि जब तक आप बेरोजगार हैं हर कोई आपको नोचेगा। अब शुरू में चलते हैं आपके उन बचपन की सुनहरी यादों की तरफ, जब आपके माँ बाप की आंखों में बड़े सारे सपने थे आपको लेके। लेकिन उस दौरान वो भूल गए कि हाँ, सिस्टम के अंदर तो भाई जो दलदल है ना, उसमें तो पहले से ही उनके पैर जमे पड़े हैं, क्या करेंगे आगे जाके। लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी मेहनत की, अपनी हड्डियां तुड़वा कर, भाई मेहनत करके, सारा खून पसीना बहा के आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको ग्रेजुएशन करा दी। लेकिन ग्रेजुएशन करते करते आपके ऊपर लग जाते हैं 15 से 20 लाख रुपए। 15 से 20 लाख की अगर बातें करूँ भाई, ये वो पैसा नहीं है जो कि टेक्निकल डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद आपका खर्च हुआ है। ये वो पैसा है जो बिना टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्री लिए बैलेंस हमारा बैठता है एक साइड। अगर प्रोफेशनल और टेक्निकल वाली डिग्रीज वालों की बात करूं तो कम से कम 30 से 40 लाख रुपए खर्च हो जाता है आपके ग्रेजुएशन तक। अब इसी के बीच भाई हम कहते हैं कि 10 से 15 लाख मोटा मोटा पैसा लग जाता है आपके ग्रेजुएशन तक आपके ऊपर। इसी बीच आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होते हैं और आ जाते हैं दूसरी साइड से मोदी जी। अब भाई देखिए, प्राइवेट सेक्टर का बंटाधार पहले से ही है, बचता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर को भी आपका अपाहिज और पैरालाइज बना दिया गया है। अब क्या ऑप्शन आपके पास बचता है? तो फिर भी दिल पे पत्थर रख के एक कहीं ना कहीं से आवाज़ आती है कि आई शुड ट्राई फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। यही सोच के हर बच्चा, एमटीएस से कोई एसएससी तक, एसएससी से आपके यूपीएससी तक, बच्चे की सोच यही रहती है कि यार आई शुड ट्राई एटलीस्ट। और वो तैयारी भागना शुरू करता है कंपटीशन के दौर में। और कंपटीशन के दौर में जब भाग रहा है, कहीं ना कहीं हमारे बूढ़े माता पिता की जो पथराई आंखें हैं, कभी ना कभी और कहीं ना कहीं उनमें अभी भी वो एक उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसका होगा। हम सबको शुरुआत से ही पता होता है कि भाई कंडीशन क्या है, हमारे देश के हालात क्या है, हमारी सरकार के हालात क्या है और बेरोजगारी किस चरम पर हमारे देश में है। लेकिन फिर भी हम तैयारी करने वहाँ पहुँच जाते हैं, बस यही सोच के, इसी एक सेंटेंस के बेस पे कि हाँ भाई, असफल होने का जो सुख है ना, वो बिना तैयारी करे और बिना ट्राई करे जो असफल हो उससे कहीं बेहतर होता है। यही सोचते हुए हम बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा आगे और पहुंच जाते हैं शिक्षा की दुकान के अंदर। भाई कहीं छोटी दुकान होती है, कहीं बड़ी दुकान होती है, लेकिन होती शिक्षा की दुकान है। अब आप ये भी जानते हैं कि भाई एडमिशन देते वक्त और शिक्षा देते वक्त लोगों के तेवर किस तरह बदल जाते हैं। इसी बीच, इसी कमकश के बीच भाई हो गए हम भर्ती। भर्ती हो गए, धीरे 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 पढ़े लिखे, जैसा भी किया, जैसे टीचर मिले पढ़ा, जैसी बुक्स मिली किया। इसी दौरान बीत जाता है 1 साल तैयारी करते हुए, एटलीस्ट कम से कम जो सिलेक्शन लेता भी उसके लिए भी। 1 साल जब बीत जाता है और एग्ज़ाम हो जाता है, आप पाते हैं कि भाई एट द एंड जो है 99% बच्चों का नहीं होता, 1% बच्चे का हो जाएगा जो शुरू से मतलब कि डेडिकेटेड था। अब कहाँ कमियाँ रही भाई? फ्रस्ट्रेट लेवल वो होता है कि चलो यार 1 साल तो बर्बाद हो गई, लेकिन कहाँ कमी हुई? कहाँ कमी के चक्कर में भाई टीचर में कमियाँ निकालना स्टार्ट करेंगे। अच्छा टीचर नहीं मिला, बुक अच्छी नहीं थी, टीचर और बुक की कशमकश में ये रिजल्ट निकलता है कि 1 साल और ट्राई करूँगा। धीरे धीरे अगले साल भी यही होता है, फिर से एडमिशन लेते हैं, फिर से फीस देते हैं, 1 साल बर्बाद करते हैं, फिर से सिलेक्शन नहीं होता। ऐसे ही एक आम मोटी मोटी बात करूँ तो हर स्टूडेंट के 5 साल लग जाते हैं अगर वो जॉब पाता भी है। मतलब 5 साल सीधे सीधे बर्बाद है आपके गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिना किसी डेडिकेशन के, बिना किसी एम के, बिना किसी एंड पॉइंट के। अब अगर आपको लेकर चलूँ अपने दूसरे पहलू की तरफ, जो कि टेक्निकल और प्रोफेशनल फेज होता है, मतलब कि डिग्रीज जहाँ पे प्रोफेशनल और टेक्निकल दी जाती है, वो शुरू होता है आपका, चाहे चाहे 12th के बाद बात करूँ तो भाई आईआईटी हो जाता है,
प्रोफेशनल एमबीए भी होता है, आईआईएम होता है, तो वो चीज़ें होती है। लेकिन वहाँ पर एक डिफरेंस होता है, वो चीज़ कहीं बेहतर है आपके गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम देने से, क्योंकि यहाँ पर आपके 5 साल बर्बाद होते हैं। लेकिन वहाँ बच्चा क्या करता है भाई, वो सीधे आता है, 12th करेगा या उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद कहीं भी जाता है, एमबीए करने जाता है, कोई भी एंट्रेंस की तैयारी करता है, कैट करता है, गेट करता है, लेकिन उसका फिक्स होता है कि भाई 1 साल मेरे को इसे देना है, हुआ तो ठीक, ना हुआ तो ठीक, और उस साल के अंदर भाई वो उसके लिए पढ़ता है। ये नहीं कि मेरे को 1 साल नहीं हुआ भाई दूसरे साल भी करूँगा, कोई नहीं जाता। हाँ, हालांकि 12th के बाद बेसिकली जो अपनी टेक्निकल डिग्रीज़ के लिए आगे जाते हैं, बीटेक वगैरह करते हैं, वो बेसिकली कोई कोई होता है कि मेडिकल में 2 साल दे देता है, 1 साल दे देता है, ये चीज़ें होती है। लेकिन उसका हमेशा लिख से फिक्स होता है कि भाई मेरे को 1 साल ही देना है, 1 साल के अलावा मेरे को पता होना चाहिए कि 1 साल के एंड में अगर नहीं होता मुझे करना क्या है। तो सबसे पहले तो अपना लक्ष्य बैलेंस करो और एक एंड पॉइंट डिसाइड करो कि भाई इस एंड पॉइंट तक या तो मेरे को मिल जाती है, और अगर नहीं मिलती तो मुझे यहाँ से किस डायरेक्शन में जाना है। ये नहीं कि मैं 3 साल 5 साल बर्बाद कर दूँ इसी चक्कर में कि मेरे को भाई यहाँ जाना है, आईआईएम लेना है, तो 5 साल बर्बाद कर दूँ। 3 साल जो कमाऊँगा आगे जाके वो कहाँ जाएगा। अब अगर बात करूँ आपके लक्ष्य की, भाई लक्ष्य कैसा होना चाहिए, आपका एम हो कैसे, इसी बात पे मेरे को एक इंसिडेंट याद आता है, शायद 2017 की बातें होगी, जो आपका कैट के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला था उससे 3 महीने पहले बैच की। ठीक है, मैं पढ़ा रहा था उसमें क्वांट, उसमें 2 बच्चे थे, एक पुरुष था एक महिला थी। ठीक है, एक लड़का एक लड़की थी। उसी में मैं देखता था कि भाई पहले वो उसे देखता था, फिर कुछ दिनों बाद वो उसे देखने लगी, और मैं उन दोनों को देख रहा था, दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन सोचा कि हाँ चलो यार, इतनी हेक्टिक लाइफ होती है, पढ़ते हैं लिखते हैं बोर हो जाते होंगे, चलो करने दो, मज़ा लेने दो ज़िंदगी का, वो भी ज़रूरी है। इसी के साथ साथ आपका पहुंच जाता है 3 महीने के बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आईआईएम के लिए, जो के कैट लेता है। उन्हें जाना था आईआईएम, अच्छे बच्चे थे, मतलब अच्छी रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करते थे, दोनों का नहीं होता आईआईएम के अंदर। फिर हालांकि मेरे से बात होती थी उस बच्चे की, कुछ दिन बाद मैंने बातें की कि यार तुम्हारा तो हुआ नहीं, अब क्या करोगे। तो कहता है कि सर वैसे जाना तो मुझे आईआईएम था। मैंने भी उसे कहा कि भाई तुम्हारा तो लक्ष्य आईआईएम था, अब क्या करोगे, दूसरे इंस्टीट्यूट में तुम ले हुए नहीं, प्राइवेट में कहीं भी। तो उसने कहा कि सर मेरा आईआईएम लक्ष्य था, जब मैं आया शुरू के कुछ दिन मेरा बिल्कुल सटीक पॉइंट था, आईआईएम जाना है, जब तक कि वो मुझे नहीं मिली। जिस दिन मुझे मिली कहीं ना कहीं आईआईएम से ऊपर उसकी सोच निकल चुकी थी कि हाँ अब मुझे उसे पाना है, आईआईएम नीचे रह गया। तो लक्ष्य मैंने वो डिसाइड किया, मुझे चाहिए था उसे, और वो मुझे मिली। तो मैं कहीं पीछे नहीं, उस दौरान मेरा जो एम था मैंने उसे हासिल कर लिया। रही आईआईएम की बात, वो बाद में सोचूंगा, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य इस दौरान बना मैंने उसे हासिल किया। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व उस टाइम यही किया कि जब मैंने उससे ये बातें की, भाई उसके माथे पे कहीं भी शिकस्त की लकीर नहीं थी, वो खुश था अपनी लाइफ से, और कहीं ना कहीं खुश था कि मेरा जो एम था मुझे वो मिल गया, अब मैं आगे जो भी है इसके दम पे हासिल करूंगा। कहीं रिग्रेट नहीं था, कहीं भी उसे पछतावा नहीं था कि यार जाना आईआईएम था पीछे छूट गया। उसे खुशी थी कि मैंने जो किया है खुद से किया है, अपनी मर्जी से किया। तो भाई एक लक्ष्य डिसाइड करो, सबसे पहले एक एम होना चाहिए, लक्ष्य डिसाइड करने के साथ साथ एक एंड पॉइंट होना चाहिए आपके पास कि आपको इसी लेवल तक तैयारी करनी है, इसके बाद आपको छोड़ देना है अगर नहीं मिलता। अब इसी के बाद मेरी उससे लगातार बातें होती रही, अच्छा बच्चा था, बातें करता था। इसके साथ साथ अगर मैं देखता हूँ, उन्होंने कुछ दिन बाद शादी कर ली। शादी के बाद ही उसने एक कंपनी अपने स्टार्ट की लड़की के नाम से, और उसमें इतनी ग्रोथ हुई कि उसके 2 साल बाद ही उसने, शायद 2 साल, शायद 2019 के आसपास, स्टार्टिंग में या 18 के एंड में, मतलब तो शायद 1.5 साल के अंदर की थी। उसका मैसेज आया था कि सर मैंने दूसरी कंपनी स्टार्ट की, और एक कंपनी को रन करता है खुद, एक को करती है उसकी वाइफ। तो बस सच्चाई यही है कि भाई अपना लक्ष्य डिसाइड करो और एक एंड पॉइंट भी रखो। जिस दिन आपका लक्ष्य आपके लिए जीने लगेगा या आप उसके लिए जीने लगे, आपको मिल जाएगा। बस लक्ष्य डिसाइड करने की देर है, अच्छा हो या बुरा हो, लक्ष्य बनाओ और उसको अपनी रगों में बहने दो। सरकारी नौकरी की बात करूं तो मोस्टली बच्चे जो होते हैं एसएससी के लिए दौड़ना चालू करते हैं। कोई एमटीएस भी देता है, कोई सीपीओ भी देता है, कोई यूपीएससी सिविल सर्विसेज तक भी जाता है। तो भाई आपका एम डिसाइड होना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है, आप इतने सारे एग्जाम्स होते हैं आपके, सेंटर और स्टेट्स को मिला के अगर काउंट करना चाहो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फोकस एक बनाओ, आपको आखिर जाना कहाँ है। भाई किसी को अगर सीजीएल करना है, मेन फोकस सीजीएल पे रखो। अगर इसी के साथ साथ वो एमटीएस में घुसा, सिलेबस चेंज होगा, टेक्निक्स चेंज होगी, क्राइटेरिया चेंज होगा, सारी चीज़ चेंज हो गई। इसी के साथ साथ अगर स्टेट में जाता है, स्टेट्स में लैंग्वेज का एक एग्जाम आता है, लैंग्वेज के साथ साथ आपको वहाँ के जीके भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि वहाँ का फिजिकल होता है, सारी चीज़ें होती है उस स्टेट का।
तो कहीं ना कहीं आपका एम बदल जाता है, डायरेक्शन बदल जाती है, एक जगह से 10 रास्ते निकलते हैं। एमटीएस इधर जाएगा, सीएचएसएल इधर जाएगा, सीपीओ इधर, सिविल सर्विसेज इधर जाएगी और सीजीएल इधर जाएगा। तो आप डिसाइड करें कि आपको सिविल सर्विसेज जाना है, यूपीएससी में कहाँ जाना है, एनडीए करना है, कुछ भी करना है। मैं बात कर रहा हूँ सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की, लेकिन डिसाइड होना चाहिए एक जो आपका एम है। आप, मैं ये नहीं कहता कि आप एग्जाम ना दे, भाई दे, एमटीएस भी दे। अगर कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है, मिल गया तो क्या है, प्लस पॉइंट होता है, एक जॉब सिक्योर हो जाएगी। लेकिन प्लीज़ अपना फोकस उसी एग्जाम पर रखें जो कि आपका एम है। वरना भाई 10 नाव पे बैठोगे ना तो कभी नहीं होना। कहावत भी सुनी होगी कि भाई 2 नाव में अगर पैर रखे इधर इधर तो कभी नहीं तैर पाएगा, कभी नहीं चल पाएगा, डिसबैलेंस होए गई। यहाँ तो आप 10 नौकरी एक साथ कर रहे हो यार, 10 नौकरी की तैयारी एक साथ चला रहे हो। यूपीएससी अलग चला रहा हूँ, सिविल सर्विसेज में ये है, इसके साथ सीजीएल अलग चल रहा है, उसके बाद सीएसएसएल आ गया, उसमें लिखित आ गया, उसमें ये आ गया। भाई ऐसे कुछ नहीं होना। एक एम बनाओ, फोकस एक पर होना चाहिए। एग्जाम सारे दो, लेकिन पढ़ो एक टारगेट के लिए। और प्लीज़ लक्ष्य के साथ साथ एंड पॉइंट जरूर डिसाइड करो कि मेरे को 1 साल के अंदर नौकरी लेनी है। 1 साल के अंदर आपको मिल जाएगी जिस दिन सोच ले, जिस दिन आपके मन में ये भावना आ गई कि भाई 5 साल पड़े हैं अभी मेरे, इतने साल मेरा रिलैक्सेशन है, 15 साल या 10 साल का टाइम है मेरे को तैयारी करने के लिए। भाई कभी नहीं होगा। जिसने भी ये सोच ले कि मेरे को 1 साल के अंदर, या जिसने भी सोचा 1 साल के अंदर लेना है, उसे नौकरी मिल जाएगी, पक्का मिलेगी, गारंटेड मिलेगी। कोई चीज़ मायने नहीं रखती कि वैकेंसीज कितनी कम हुई है, कैसे हुआ है। हालांकि वैकेंसीज सर के बालों की तरह कम हो रही है, बड़ी जल्दी से, उससे भी जल्दी कम हो रही है। लेकिन भाई जो ले रहा है वो पूरे डेडिकेशन से ले रहा है, क्योंकि उसे पता है उसका एम क्या है, सीजीएल की तरफ जाना है या किस साइड जाना है। तो प्लीज़ अपना एक एम बनाए, और कोई भी ये ना सोचे कि मेरे को 5 साल लेके चलना है। प्लीज़ इतना एम बनाए कि भाई 6 महीने या 1 साल के अंदर इतनी अच्छी तैयारी करनी कि भाई मेरे को मिल जाएगा। अब अगर बात करूं उन बच्चों की जो दूसरों की अपेक्षा या कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में खुद को हम कमज़ोर महसूस करते हैं और डीमोटिवेट होके यार अपने कॉन्फिडेंस को लो कर देते हैं। अच्छा पढ़ते हैं, सब चीज़ जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी भाई अगर मैं बातें करता हूँ, मैंने सीधे बताया कि भाई 5-5 साल बर्बाद करते हैं लड़के अपने गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी लेने के लिए। अब मैं सीधे बताता हूँ, ये बच्चा भाई 2 साल से या 3 साल से तैयारी कर रहा है, और एक आया है फ्रेशर ग्रेजुएट होके या 12वीं करके सीएचएसएल या सीजीएल के लिए। भाई ये पहले से यहाँ पे है, ये यहाँ पे आके टिक गया इसके सामने। भाई इससे तो पहले से ही सवाल निकालने आते हैं, सारी चीज़ें आती है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। बस इसमें कमी क्या है कि इसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, सोचता है मेरे को टीचर अच्छे नहीं मिले, मेरे को बुक्स अच्छी नहीं मिली, और उसी कशमकश के अंदर भाई इंस्टीट्यूट पे इंस्टीट्यूट, बुक्स पे बुक्स बदलता है। जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया इसका सिलेक्शन है, लेकिन इसको समझ नहीं आएगी। अब क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बातें करते हैं, तो इसको लगता है कहीं ना कहीं इस वाले को कि भाई इसकी तो बड़ी नॉलेज है यार, इसके सामने मेरा कहाँ सिलेक्शन होगा ये। लेकिन इसको नहीं पता कि भाई ये डेडिकेटेड नहीं है, कहीं ना कहीं इसे खुद पे भरोसा नहीं। और इसी दौरान ये समझने लगता है इधर वाला जो नीचे लेवल पर है कि यार अपना तो कुछ नहीं होना। ठीक है, यही सोच गलत है। अब इसी के साथ साथ अगर मैं सोचूं, भाई देखो अपने से नीचे वालों को भी देखो। एक रिक्शा वाला, एक बुजुर्ग आदमी होता है, रिक्शा चलाता है भाई, ठीक है, उसे नहीं पता कितना मिलना है, कैसे मिलना है, उसे ना ये याद कि हाँ मैं बुजुर्ग हूँ, मैं रिक्शा क्यों चलाऊँ, मेरे में जान नहीं है इसे खींचने की। लेकिन भाई उसने एम बनाया है, उसे दौड़ानी है रिक्शा। उसकी तरफ देखो वो कितनी मेहनत करता है, एक बूढ़ा होने के बावजूद रिक्शा खींच रहा है। क्या उससे भी गए यार, उससे मत जाओ। इसी के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे, हमारा कोरोना चला उस दौरान छोटी छोटी मतलब कि अच्छे अच्छे बच्चों की फोटोज आती थी। कोई रेडियो पे पढ़ रहा है बैठकर टमाटर बेचते हुए, कोई सब्जी बेचते हुए पढ़ रहा है मंडी के अंदर, कोई खिलौने बेचते हुए पढ़ रहा है, लेकिन बस इसलिए क्योंकि भाई वो झेल रहे हैं जो चीज़, जो गरीबी उन्होंने देखी है, जिस गरीबी को रोजाना फील कर रहे हैं। एक रोटी में सोना पड़ता है जबकि भूख 3 की है। तो भाई उससे ऊपर बढ़ने के लिए उनके माँ बाप भी और वो भी कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ 1 साल के कोर्स को और 1 साल के डेडिकेशन को 5 साल 10 साल में ना तोले। कुछ नहीं मिलना, खाली एक गिरावट मिलेगी आपको अपने सोच के अंदर। कहीं ना कहीं इतने नीचे आ जाओगे कि यार किसी से नजरें नहीं मिला पाओगे। बेरोजगार होना सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर मैं अभिशाप कोई दूसरे वर्ड में डिफाइन करूँ तो भाई ये सबसे बड़ा गुनाह है आज के टाइम में, बेरोजगार होना। क्योंकि जब तक आप बेरोजगार हैं भाई हर कोई आपको नोचेगा। नोचने की शुरुआत होती है आपके पड़ोसियों से, जो इर्द गिर्द लेफ्ट राइट जो रहते हैं, भाई बंधु। भाई रोजाना पूछेगा कि ओ क्या हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपके आ जाते हैं रिलेटिव, भाई जो रिश्तेदार है वही क्यों पीछे रहे, वो भी नोचेंगे, सीधी सी बात। अब इसी के साथ साथ आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा है आप जानते हो भाई, हमेशा से हमेशा पैसे की डिमांड करता है। ये कोर्स लेना है, ये कर लो, वो कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। इतने सारे इंस्टीट्यूट है, कब तक पढ़ते रहोगे, ठीक है। पहले से 15-20 लाख रुपए फूक चुके ग्रेजुएट होने तक। इसके बाद आता है हमारा सरकार की बारी।
सरकार के रवैये से आप वाकिफ़ है भाई, वाह अब तो माशाअल्लाह मतलब कि मज़ा आ रहा है, अच्छे दिन आ चुके हैं। इसी के साथ साथ सरकार को मतलब आपसे कितना है कि भाई 5 साल के अंदर उसे कोई मतलब नहीं, आप मरे या जिए, बस 5 साल के बाद आपको एक बार पूछे कि वोट लेने के लिए इतना हक है आपका लोकतंत्र के अंदर कि बस आप एक वोट दे दो, ठीक, अंगूठा जमा दो वहाँ जाके, बस इससे ज़्यादा कोई इज्जत नहीं है आपकी किसी की नज़रों में, सरकार की अगर पूछूँ तो। इसी के साथ साथ सोने पे सुहागा तब होता है जब आपने मन बनाया भाई सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूँ, जाता हूँ कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन करूँगा। भाई सारी की सारी दुकानें ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आजकल क्या चला हुआ है, होली कोर्स, दिवाली कोर्स, ये बैच, प्री बैच ले लो, फिर मेंस बैच ले लो, प्री और मेंस के बाद कहता है फिर प्रैक्टिस बैच ले लो, प्रैक्टिस बैच के बाद बोलता है अगर किसी का बाई चांस भाई प्री और मेंस निकल गया, हालांकि निकलना चाहिए आपका इतनी मेहनत के बाद, फिर कहता है आप जो लिखित परीक्षा देने जाते हो भाई, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, आप उसका ले लो, फिर कुछ में इंटरव्यूज़ का ले लो। अरे मतलब कि हलवा है क्या यार, हर कोई मतलब कोर्स बेचने की होड़ लगी हुई है यार। भाई उसको प्री अलग और मेन सारी चीज़ें अलग क्यों पढ़ाते हो भाई, उसे कम से कम एक डायरेक्शन अच्छी दो, उसका पैसा पैसा नहीं है क्या भाई, उसको गुमराह मत करो, सीधी सी बात यह है, गुमराह मत करो। इस वर्ड से मेरे को याद आता है भाई, गुमराह होना वो तो आप पे डिपेंड करता है भाई, तुम गुमराह होते क्यों, सीधी सी बात है, अपने ऊपर भरोसा रखो, किताबों और टीचर्स पर डिपेंड कम रहो। अब भाई आप कोई सा भी कोर्स, कोई सा भी बैच लेके आप भर्ती हो जाते हो उस संस्था, उस कोचिंग के अंदर, लेकिन आप भी जानते हो भाई एडमिशन देते वक्त तेवर क्या थे और पढ़ाते वक्त तेवर क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात जो मेन मुद्दा है कि भाई एक बैच लिया, उसी में उसने 12th पास को घुसाया, उसमें ग्रेजुएट को घुसाया, उसी में IITN को घुसा दिया, आजकल वो भी बेरोजगार चल रहे हैं भाई, उसी में हाथी दौड़ेगा, उसी में घोड़ा दौड़ रहा है, और उसी के अंदर चींटी भी दौड़ रही है। भाई अब ये बताओ, सबका माइंड सेट अलग होता है, हर किसी की सोचने की ताकत अलग होती है, हर कोई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बोझ उठाता है। भाई एक देने जा रहा है दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कांस्टेबल, एक देने जा रहा है सिविल सर्विसेज UPSC का जो एग्ज़ाम होता है प्री लेवल पे, उसके लिए क्वांट पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है उसे, और एक देने जा रहा है SSC CGL का मेंस। अब ये बताओ भाई सारे के सारे एक ही प्लेटफॉर्म पर लाइक कैसे कर जाएंगे, जो कि हमारा कांस्टेबल का बच्चा है वो कहाँ से पढ़े। अब वो पढ़ाना चालू करता है, टीचर की बात करता हूँ भाई, ऐसे ऐसे सवाल कराता है ना जिसका लॉजिक कहीं नहीं है, कुछ नहीं आना, उसे खाली ये दिखाना है कि भाई जितने टफ सवाल करा के चलूंगा उतनी मेरी पब्लिसिटी होगी, वो टीचर इतना महान कि भाई कैट के सवाल कराता है। तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला भाई, सीधे आप पर सारी चीज़ें डिपेंड है, वो तो आपको शोषण करना चाहता है और करेगा भी। इसी के साथ साथ जब वो पढ़ाना चालू करता है भाई, बच्चों के मैसेजेस आते हैं, इंटरेक्शन कुछ नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन से कहीं बेहतर है, क्योंकि आप उसमें अपने मुद्दे जो है, अपनी प्रॉब्लम्स जो है कम से कम डिस्कस तो कर सकते हो भाई, उसके साथ लड़ सकते हो। ऑनलाइन में क्या एक मैसेज करने की आजादी होती है, उसको भी वो देखता नहीं, इग्नोर कर देगा, अगर उससे मतलब कुछ नहीं है, क्या है पढ़ना है, समझ नहीं आ रहा चल छोड़, वो कहेगा कि सीधे अच्छा समझ नहीं आ रहा भाई, तुमसे ना हो पाएगा अगर ये समझ नहीं आता। हालांकि कंपटीशन लेवल हाई है, लेकिन ऐसा कहना क्या उचित है बच्चे को, भाई ये चीज़ें तुमने एडमिशन देते वक्त क्यों नहीं बोली कि अगर तुम्हें समझ नहीं आया, या तुम उसको दूसरे बैच में करो जिसमें उसकी समझ नहीं आते, डाउट लो, कुछ तो लो। ये कह के पीछा क्यों छुड़ा लिया कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, भाई पहले बता देते, क्यों फीस ले ली उससे। इसी के साथ साथ उस टीचर को कहीं ना कहीं ये नहीं पता कि यार ये वो बच्चा तो रोजाना खुद से लड़ रहा है भाई, घर वालों के ताने सहता है, रिश्तेदारों के सहता है, रोजाना जो उस पर टोंट कसते हैं इधर उधर के लोग वो सहता है, घर वालों से रोजाना पैसे कैसे मांगे भाई, आधा अधूरा खाना खा के गुजारा कर रहा है यहाँ रह के ऐसे ऐसे सिटीज़ में, तो कोई नहीं समझता। इसी के साथ साथ जो माँ बाप उसको इतना कमा के दे रहे हैं भाई, जिन्होंने उसे इतने नाजों से पाला, आज उनसे नज़रें चुराने में मतलब कि हर उनसे नज़रें चुराने लगाया, क्यों नहीं मिलाता अपने माँ बाप से जो कि उससे बड़ा प्यार करते हैं। भाई आंखों का तारा था कभी, आज वो नज़रें चुरा नहीं रहा है अपने माँ बाप से। भाई नज़रें क्यों चुराई, खाली इसी सिस्टम की वजह से जो कि नाकामयाब है। कहीं ना कहीं इसमें टीचर्स का भी हाथ है और इससे ज़्यादा हाथ है खुद का, क्योंकि वो डेडिकेटेड नहीं है, कहीं ना कहीं पे उसकी साथ में सोच ये होती है कि भाई 5 साल के अंदर मेरे को नौकरी लेनी है, मैं फ्री हूँ, आराम से मस्त मजे लूँगा, हर महीने पैसा आएगा ATM से। और ATM की बात आती है तो भाई ATM क्या है, ATM से वो कोरे कोरे करारे नोट निकलते हैं, उस पर जाओ एक बार तो कड़कड़ की आवाज़ होती है जब निकलते वक्त, वो दरअसल मशीन की आवाज़ नहीं है, वो हड्डियों की आवाज़ है, जो टूटने की आवाज़ होती है आपके माँ बाप की, जिन्होंने कमाया इतनी मेहनत से, जिनकी आंखों में आंसू होते हैं आपको देख के उस टाइम पे कि एक छोटी सी नौकरी मिल जाए इसे, बस ये सोच, और आप निकाले जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, 5 साल ये कोर्स लिया, इसके बाद ये कोर्स लिया, इसके बाद ये कोर्स लिया, लेकिन होना क्या है, कुछ नहीं होना है। 1 साल के डेडिकेशन के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, अगर आप इफ़ यू आर डेडिकेटेड टू फाइंड योर एम,
तो बस एक एम बनाइए और एक एंड लाइन सेट कीजिए कि है एंड पॉइंट पे आते ही मेरे को रुक जाना है, नहीं होता मैंने पूरी तैयारी करी, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगी। क्योंकि एक साल के अंदर आपको पता लग जाएगा जितनी आप मेहनत कर पाओगे भाई वहीं तक सीमित रहो, ये नहीं कि क्योंकि डिग्रेड होती है, पहली साल जितनी मेहनत करोगे दूसरी साल जाओगे ना तो वो फील आएगा ना वो मज़ा आएगा, एक्सपीरियंस होल्डर हो जाओगे, दूसरों को ज्ञान दोगे बस कि हाँ भाई ऐसा मत कर वैसा मत कर, आपका कभी नहीं होना। उन्होंने अब एक बड़े अच्छे हमारे राइटर हुए, उन्होंने क्या लिखा कि भाई शोषण उन्हीं का होता है जो शोषित होना चाहता है। और शोषण की कहानी बताऊं, शोषण का मतलब होता है कि जो खुद को यूज करवाना चाहता है, जिसका फ़ायदा लोग उठाएंगे। तो भाई खुद के लिए आप जिम्मेदार हो कि आप खुद का फ़ायदा उठवाना चाहते हो नहीं चाहते। हर कोई आपका फ़ायदा आपको पिंच करने के लिए घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है, हर कोई आपको कुछ ना कुछ कहेगा, लेकिन ये आप पर डिपेंड है कि आपने अपनी छवि कैसी बनाई है, आप उसे मौका दे रहे हो खुद को शोषित करने के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर लाई करती है। इसी के साथ साथ अगर मैं बातें करूँ कि आपका लक्ष्य और एंड पॉइंट क्यों डिसाइड बोला मैंने, भाई इसी के साथ साथ अगर मैं आता हूँ कि जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, आजकल क्या चल रहा है चलन कि भाई किसी ने 21 साल की उम्र में पहली अटेम्प्ट में भाई यूपीएससी में सिविल सर्विसेज के अंदर आईएएस बन गया। बड़े सारे उदाहरण हैं, छोटी छोटी उम्र में आ रहे हैं, 21 साल का 23 साल का। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भाई उनका एम फिक्स था, एंड पॉइंट पता था और उन्हें पता था कि कौन सी तरफ भागना है। वो कहीं नहीं भागा, ना उसने टेक्निकल की तरफ गया ना प्रोफेशनल की तरफ गया, सीधे के सीधे अपनी ग्रेजुएशन की आर्ट से और वहाँ आ गया सीधे के सीधे सिविल सर्विसेज देने। खाली 1 साल के अंदर अच्छे से डेडिकेशन की, उसके अंदर वो जज्बा था शुरू से, तो मिल गया। तो भाई इतिहास ऐसे ही लोग रचते हैं जिनका लक्ष्य और एंड पॉइंट डिसाइड होता है, वरना 5-10 साल के आप आईएएस 20 साल भी दे लो नहीं होता, सर के बाल उड़वा के चले जाते दिल्ली से। तो आपका बस डिपेंड यही है कि सक्सेस कहाँ है। जब तक आप उस बुक्स पे और टीचर्स के ऊपर टिका हुए ना, कुछ नहीं होने वाला। उनको छोड़ के खुद के ऊपर मेहनत करें। अच्छे टीचर्स मतलब कि जो है आपकी राह में अच्छे मार्गदर्शक हैं, उन्हें चुने। ये कमियां ना निकाले कि इस टीचर में कमी है, उस बुक में कमी है। बस समझे कि हाँ टीचर ने कहाँ तक क्या पढ़ाया है, ठीक है मेरे को नहीं पढ़ाया तो मेरे को मेहनत करनी है। बस 1 साल या 2 साल की तैयारी दे, फुल डेडिकेशन से दे। उससे पहले अपने माँ बाप का सोचे कि हाँ कहाँ से वो आपको क्या दे रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में भी थोड़ा सोचे। हर चीज़ फ्री में नहीं मिलती। ये नहीं कि 5 साल से पढ़े हुए हैं और नज़रें नहीं मिला पाते अब माँ बाप से। भाई पैसा तो उन्हीं से ले रहे हो, तो क्यों ऐसे काम करते हो? अपनी पूरी डेडिकेशन से पढ़े, इधर उधर ना भागे। 10 रास्ते हैं, प्लीज़ एक डायरेक्शन में चले। अब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, लेकिन सच्चाई है आप अकेले में बैठ के इसके ऊपर थोड़ा सा सोचे, मनन करें कि हाँ आपको जाना कहाँ है, गवर्नमेंट सेक्टर आपको क्या दे रहा है और आप उसको क्या दे रहे हैं। भाई जब तक गवर्नमेंट सेक्टर को आप अपना 100% नहीं देंगे, वो कुछ नहीं देने वाला। एक एमटीएस की जॉब तक नहीं देगा आपको। इसी के साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं, हालांकि कुछ बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, अच्छे होते हैं मैथ्स के अंदर, हर सब्जेक्ट अच्छा होता है, लेकिन कुछ होते हैं कि जो टीचिंग की तैयारी करते हैं, जिन्होंने मैथ्स को कभी नहीं पढ़ा, गिरते गिरते 10वीं क्लास कर ले, उसके बाद सोचा आप पीछा छूट गया भाई, ठीक है अब मैथ्स को नहीं देखेंगे इसके बाद। लेकिन प्राइवेट में नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा ही है, फिर गवर्नमेंट की तरफ भागे। हर जगह आज के टाइम में क्वांट्स आता है, क्वांट्स आते ही फिर मैथ की भाई नैया में बैठ गए सवार होके। अब तो गुणा भाग प्लस माइनस भी नहीं आता। तो ऐसे बच्चों के लिए यही सोच के मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया। हालांकि कैट का टीचर हूँ, लेकिन अपने 0 लेवल से एमटीएस से उठाने की कोशिश करूंगा और आपको कैट तक की तैयारी कराने की कोशिश करूंगा। जिसको जहाँ से पकड़ना है, जिस लेवल का करना है, 0 से स्टार्ट करे और ऊपर तक चला जाए, जिसको मेंस तक भी देना है। लेकिन प्लीज़ जिनको ज़रूरत हो आइए और दूसरों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जंगल है यूट्यूब, गुमराह करने वाले इतने मिलेंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा। बाद में जब बर्बाद हो जाओगे तब पता चलेगा कि यार 2 साल खराब करने के बाद पता चला कि ये सेक्टर और ये चीज़ हमारे लिए नहीं थी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप आइए और चैनल को सब्सक्राइब करें।